अब तक हमने जिन प्रश्नों को देखा वे सभी प्रश्न सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण से संबंधित थे। कंपनी उन अंशों का भी हरण करती है जो प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। तो जो अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, जब उनके हरण की बात आती है तो दो बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो ये कि जिन अंशों का हरण किया गया है उन अंशों पर क्या प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है, और दूसरा जिन अंशों को हरण किया गया है उन पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। दोनों कंडीशन में अलग अलग तरह की प्रविष्टियां होती हैं। अगर हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम खाता नहीं खोलना है। क्यों नहीं खोलना है? प्रीमियम जो है वो एक पूंजीगत लाभ है, और पूंजीगत लाभ अगर एक बार हम उसकी एंट्री कर चुके हैं, एक बार हमको लाभ प्राप्त हो चुका है, तो फिर हम उसका रिटर्न एंट्री यानी रद्द हम उसको नहीं करते। तो अगर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको रद्द नहीं करना है, और इस कंडीशन में हमको हरण की जो एंट्री है उस करते समय प्रीमियम पे कुल मिलाकर उसको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आइए देखते हैं कि इस कंडीशन में जनरल एंट्री किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउट क्रेडिट होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अलॉटमेंट की अमाउंट अगर मिल गई है उसके बाद फॉरफीचर हो रहा है तो फिर अलॉटमेंट के लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल मिलने के बाद अगर फॉरफिट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एंट्रीज कितनी कौन कौन सी चीजें क्रेडिट में आएंगी ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अब सेकेंड कंडीशन, जबकि हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की जो राशि है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन में हम प्रीमियम अकाउंट को रद्द करते हैं और इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम जो जनरल एंट्री करते हैं वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब क्रेडिट में एक तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंतर्गत हमको उस अमाउंट को लिखना है जो कि हमको फॉरफिट किए गए शेयर्स पर अभी तक प्राप्त हुई है। अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है कि नहीं, फर्स्ट कॉल अकाउंट या सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट थर्ड कॉल अकाउंट क्रेडिट होता है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके प्रश्न पे। जिन जिन चीज़ों के बारे में, जिन जिन कॉल्स के बारे में जानकारी दी गई है कि उनके प्राप्त उनकी जो राशियां हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं तो उनको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जिन मदों पर राशि प्राप्त नहीं हुई है केवल उनकी एंट्रीज ही हमको यहाँ पर क्रेडिट साइड में करना है। तो प्रीमियम प्राप्त होने के पहले और प्रीमियम प्राप्त होने के बाद किस किस तरह की प्रविष्टियां हैं, इनके आधार पर क्रियात्मक प्रश्न किस तरह से बनाए जाते हैं, इनको जानने के लिए आइए हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न व्यवहारों के लिए पंजी प्रविष्टियां दीजिए। अ, संचालकों ने ए को निर्गमित 200 अंशों को 20 रुपए की अंतिम याचना का भुगतान नहीं होने के कारण जब्त कर लिया। 100 रुपए वाले ये अंश बी को 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। ब, बी के 100 रुपए वाले 100 अंश जो कि 50 रुपए की प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान न होने से जब्त किए गए तथा सी को 60 रुपए प्रति अंश पर पूर्ण चुकता मानते हुए पुनः निर्गमित किए गए। इस प्रश्न में हमको दो कंडीशंस दी हुई है, आ और ब, और एक नई चीज ये है कि यहाँ पर हमको पुनर्निर्गमन की भी प्रविष्टियां करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में जबकि 200 अंशों का हरण किया गया, और इसलिए हरण किया गया क्योंकि उन 200 अंशों पर 20 रुपए की अंतिम याचना का भुगतान नहीं हो पाया था। तो क्योंकि 20 रुपए अंतिम याचना का भुगतान नहीं हो पाया था और एक अंश जो है वो 100 रुपए का है, तो हम ये मानेंगे कि 80 रुपए प्राप्त हुए हैं, 20 रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसी के आधार पर हम इसकी फर्स्ट जनरल एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो क्योंकि हमने देखा कि टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम उस अमाउंट को लिखते हैं जो कि हमको अभी तक हरण किए गए अंशों पर प्राप्त हो गई है। तो
और सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे। 200 शेयर्स पर 80 रुपीज हमको मिल चुके हैं, यानी कि 16,000 हमको मिल चुके हैं। और दूसरा फाइनल कॉल जो है वो 20 रुपीज है, 200 शेयर्स पर नहीं मिला है, तो 200 इंटू 20 यानी कि 4,000 रुपीज जो है वो फाइनल कॉल पे नहीं मिले हैं, इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। और टोटल जो अमाउंट है 16,000 प्लस 4,000 यानी कि 20,000 जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 200 शेयर्स पर जो अमाउंट थी 100 रुपीज के हिसाब से वो 20,000 शेयर कैपिटल की अमाउंट थी। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। सेकेंड, क्योंकि हमको यहाँ पर री इशू की एंट्री करनी है, तो री इशू जब हम करेंगे यहाँ पर, और एक चीज का हमको और ध्यान रखना है कि ये जो 20,000 के शेयर है इनको हमको प्रीमियम पर री इशू करनी है। तो क्योंकि प्रीमियम एक प्रकार का सरप्लस है, तो इसको भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और प्रीमियम की जो अमाउंट है 10 रुपीज, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो टोटल 20,000 का जो शेयर है और नंबर ऑफ शेयर जो हमारे पास है वो 200 है, तो 200 इंटू 10 रुपीज यानी कि 2,000 रुपीज जो है वो प्रीमियम की अमाउंट है, और 20,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर जिन शेयर्स को हम फॉरफिट करके री इशू कर रहे हैं उनकी अमाउंट है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट प्रीमियम। यहाँ हम शेयर कैपिटल में 20,000 लिखेंगे क्योंकि 20,000 के शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, और प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 200 लिखेंगे यानी कि 2,000 लिखेंगे, यानी कि 200 इंटू 10 रुपीज प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके, और 22,000 जो टोटल अमाउंट है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगी। अब क्योंकि उस कंडीशन में जबकि फॉरफिचर भी किया गया है और साथ में जो फॉरफिटेड शेयर है उनको हमने री इशू भी कर दिया है, तो इस कंडीशन में हम फॉरफिचर शेयर अकाउंट एक बनाते हैं, और फॉरफिचर शेयर अकाउंट के जो डिफरेंस की अमाउंट आती है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर फॉरफिचर अकाउंट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि दोनों ही एंट्रीज में एक एक बार फॉरफिचर आया है। और फर्स्ट एंट्री में हम देख रहे हैं कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो है वो 16,000 पे क्लोज हो रहा है, और सेकंड एंट्री जो है उसमें शेयर फॉरफिचर के बारे में, री इशू के बारे में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं दी गई है। तो टोटल जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट to capital reserve account being amount of forfeited share transferred to share capital reserve account 16,000 से हम इसका ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि बी के पास 100 रुपए वाले 100 अंश है, और इसने प्रथम और अंतिम याचना जो कि 50 रुपीज थी उसका भुगतान इसने नहीं किया है। इसके 100 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है, और बाद में उसको सी को 60 रुपीज पे फिर से रीइशू कर दिया गया। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे फॉरफिचर की एंट्री करनी है, और हमको जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो 100 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, 100 रुपीज का एक शेयर था, इस शेयर पे कितने रुपए अभी तक यानी फॉरफिचर की डेट तक प्राप्त हो चुके हैं, और कितने रुपए फॉरफिचर की डेट तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है, और इस पे 50 रुपीज जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि इस 100 शेयर्स पे बाकी 50 रुपीज मिल गए हैं। तो आइए इसके आधार पर यहाँ पे हम जनरल एंट्री करते हैं। हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो 50 रुपीज मिला है और 50 नहीं मिला है। जो 50 मिला है वो शेयर फॉरफिचर में चला जाएगा, और जो 50 नहीं मिला वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 इंटू 100 5,000, फॉरफिचर अकाउंट 100 इंटू 50 5,000 हो जाएगी। टोटल शेयर कैपिटल में 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा निरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब सेकंड, क्योंकि ये जो शेयर है इनकी जो टोटल वैल्यू थी ये 10,000 की थी, 100 रुपीज का एक शेयर था, लेकिन जब हम इनको री इशू कर रहे हैं तो 60 पे री इशू कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 100 रुपीज का शेयर अगर 60 रुपीज पे री इशू होता है, यानी कि 40 रुपीज डिस्काउंट पे हम उसको री इशू कर रहे हैं,
और एक बात का हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ शेयर जो है वो 100 शेयर है जो फॉरफिट किए गए हैं। तो जब हम री इशू करेंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बैंक में यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्योंकि 60 रुपीज इच शेयर है और 100 शेयर है हमारे पास, तो 60 इंटू 100 6000। और फॉरफिचर अकाउंट में हमारा आ जाएगा जो 40 रुपीज हमको अभी तक प्राप्त हुए हैं, यानी कि 40 इंटू 100 4000। और टोटल जो अमाउंट है वो हो जाएगी हमारी 10,000 से। और यहाँ पर हमारा नरेशन होगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो 60 रुपीज हमको रिसीव हुए हैं और बाकी जो 40 है वो डिस्काउंट है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर शेयर फॉरफिट भी किया है और हमने शेयर रीइशू भी किया है, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरफिचर की जो अमाउंट है वो हमको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री में जो शेयर फॉरफिचर की अमाउंट है वो क्रेडिट हो रही है 5000 से, और सेकेंड एंट्री में जो फॉरफिचर की अमाउंट है वो डेबिट हो रही है 4000 से। तो अगर हम एक छोटा सा शेयर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1000 की जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस आ रही है। और इसके लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड एंट्री का शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जो डिफरेंस है 5000 माइनस 4000 1000, उससे हम इसकी यहाँ पर 1000 से पोस्टिंग करेंगे। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कृष्णा लिमिटेड ने 20 रुपए वाले 5000 अंश 22 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। अंशों की राशि निम्न प्रकार दी थी। प्रार्थना पत्र पर 6 रुपए, आवंटन पर प्रीमियम सहित 12 रुपए, प्रथम व अंतिम याचना पर 4 रुपए। मोहन जिसके पास 200 अंश थे याचना का भुगतान न कर सका और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 5000 शेयर हैं। एक शेयर 20 रुपीज का है और 2 रुपीज इस पे प्रीमियम है, जो कि हमको अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो होगी वो 5000 शेयर से होगी और एप्लीकेशन मनी जो है इच शेयर वो है 6 रुपीज। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 5000 इंटू 6 यानी कि 30,000 से ये एंट्री होगी। और अब ये जो रिसीव अमाउंट है एप्लीकेशन की उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से। उसके बाद नेक्स्ट हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो हमको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम सहित है और प्रीमियम जो है वो 2 रुपए है और टोटल यहाँ पर 12 रुपए अमाउंट जो है अलॉटमेंट की दी हुई है। इसका मतलब ये है कि 10 रुपए अलॉटमेंट पे है और 2 रुपए प्रीमियम पे है। तो क्योंकि विद प्रीमियम हमको यहाँ पर ड्यू की एंट्री करनी है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम 10 रुपए से इसकी एंट्री करेंगे 5000 इंटू 10 50,000 और प्रीमियम जो है वो 2 रुपीज है हमने देखा था। तो 5000 इंटू 2 10,000 प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी। टोटल 60,000 की अमाउंट जो है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। अब क्योंकि ये ड्यू की अमाउंट जो है वो हमको रिसीव होगी और प्रीमियम है तो प्रीमियम हमको साथ में रिसीव होता है प्लस सरप्लस है वो हमारे लिए। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टोटल 60,000 से एंट्री पास होगी और इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री जो होगी वो हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। और अमाउंट हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया है कि प्रथम एवं अंतिम याचना पर 4 रुपए दिए हैं, तो 5000 शेयर्स पे 4 रुपीज है यानी कि 20,000 इसकी ड्यू अमाउंट होगी। और रिसीव की जो अमाउंट है उसमें हमको एक चेंजेस जो है वो ध्यान में रखना है कि मोहन एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है और इसने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया।
तो याचना की राशि यानी फर्स्ट कॉल की राशि को ड्यू तो हम पूरे शेयर से किए हैं, लेकिन जब हम रिसीव करने लगेंगे तो ये जो कॉल्स इन एरियर की जो अमाउंट है इसको हम अलग कर देंगे, इसको हम कैश या बैंक में ऐड करके नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share first and final call account being first and final call money received with exception on 200 shares। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5000 शेयर्स थे और 5000 शेयर्स में से 200 शेयर्स पे कॉल्स नहीं मिले हैं, यानी कि 4800 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 19200 हमको मिले हैं, जो कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। और कॉल्स इन एरियर जो है वो 200 है 4 रुपीज के हिसाब से, तो 800 जो है वो कॉल्स इन एरियर डेबिट आ जाएगा और टोटल जो ड्यूज की अमाउंट थी 20000 वो शेयर कैपिटल और वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा। और उसके बाद क्योंकि 200 शेयर जिस पर कि फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली थी, अब उनको फॉरफिट कर लिया जाएगा, उनका हरण कर लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। और जैसे कि हमने देखा कि जब हम फॉरफिचर की एंट्री करते हैं तो जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उन पर अब तक जो अमाउंट मिल चुकी है उस टोटल अमाउंट को हम टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में लिखते हैं, यानी कि फॉरफिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और जो नहीं मिल पाई है उसको हम जिस पर नहीं मिली है उसके नाम से क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 200 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है, मतलब 800 नहीं मिला है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 200 into 4 800 आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 शेयर्स पर अब तक जो अमाउंट मिली है वो है एप्लीकेशन की 6 रुपीज, अलॉटमेंट की 12 रुपीज, मतलब टोटल हमको यहाँ पर, और अलॉटमेंट की 10 रुपीज, क्योंकि प्रीमियम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फॉरफिचर हो रहा है वो प्रीमियम प्राप्त होने के बाद हो रहा है। तो 10 रुपीज अलॉटमेंट का लेंगे और 6 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन का लेंगे, तो टोटल 16 रुपीज जो है वो हमको 200 शेयर्स पर अभी तक मिल चुका है। तो इस 16 into 200 को हम यहाँ पर 3200 से ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे और टोटल जो अमाउंट आएगी शेयर फर्स्ट कॉल के 800, शेयर फॉरफिचर की 3200, टोटल 4000 से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बिंग 200 शेयर फॉरफिचर्ड, 200 अंशों का हरण किया गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक कंपनी सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण कर सकती है, फिर प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण करती है। तो ठीक इसी तरह कंपनी कई बार बट्टे पे निर्गमित अंशों का भी हरण करती है। तो जब कंपनी उन अंशों का हरण करती है जो कि पहले बट्टे पर निर्गमित किए गए थे, तो यहाँ पर हरण बट्टा जो है वो हरण के पहले था, ये हरण के बाद था, इससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। यहाँ पर जो हरण की एंट्री की जाती है उसमें डिस्काउंट अकाउंट को रद्द करना होता है और फिर उसकी हमको क्रॉस मतलब अपोजिट एंट्री हमको करनी होती है, यानी बट्टा हमने वहाँ पर डेबिट किया हुआ था तो यहाँ पर हम उसको क्रेडिट करके हम उसको रद्द कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार की प्रविष्टि हम करते हैं और इस प्रविष्टि पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। रायपुर कंपनी लिमिटेड ने 20 रुपए वाले 10,000 समता अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया। समस्त अंशों पर एक मुश्त आवश्यक राशि प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टि दीजिए। इस प्रश्न में क्योंकि समता अंश का निर्गमन 10% बट्टे पर किया गया है, यहाँ पर अंशों का मूल्य 20 रुपए है और अगर हम उस पर 10% बट्टा कैलकुलेट करते हैं तो 2 रुपए यहाँ पर हमको बट्टा मिलेगा। और क्योंकि सभी राशि एक साथ प्राप्त हो गई है तो यहाँ हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बिंग अमाउंट ऑन एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹18 पर शेयर। क्योंकि जो डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है वो लेस होके यहाँ पर हम उसकी एंट्री करते हैं रिसीव के समय, इसलिए हम केवल 18 रुपीज से इसकी एंट्री करेंगे। 10,000 नंबर ऑफ शेयर है तो 1,80,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी। और जब इसकी ट्रांसफर की हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में तो हम इसमें से डिस्काउंट जो है शेयर्स पे उसकी अलग हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि शेयर एप्लीकेशन हमने देखा है कि 1,80,000 हमको मिला है और 2 रुपीज डिस्काउंट है, तो 2 इंटू 10,000 20,000 डिस्काउंट हो जाएगा और टोटल 2 लाख जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार एक कंपनी अंशधारियों से राशि ना मिल पाने की वजह से कंपनी उन अंशों का हरण कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब अंशधारी खुद ही अपने अंशों की राशि कंपनी को वापस कर देते हैं या कंपनी के पक्ष में समर्पित कर देते हैं। इसे हम कहते हैं अंशों का समर्पण। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब अंशधारी जो है वो स्वेच्छा से, व्यक्तिगत कारण से या किसी भी कारणवश कंपनी को अपने अंशों की राशि उनको समर्पित कर देते हैं। इसका कहने का मतलब ये भी है कि वो अपने हित का, अपने अधिकार का जो त्याग है वो कंपनी को सुपुर्द कर देते हैं, कंपनी को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जबकि ये जो अंशों की जो संख्या थी वो वापस कंपनी को प्राप्त हो गई और हरण की दशा में भी यही कंडीशन बनती है कि अंश जो है वो वापस कंपनी के पास आ जाते। लेकिन फिर भी कि व्यवहारगत रूप से हम देखें तो दोनों में अंतर है। तो आइए देखते हैं कि अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में क्या अंतर है। अंशों का हरण एवं अंशों के समर्पण में अंतर। कारण के आधार पर अंशधारी द्वारा अंशों के शेष मूल्य का भुगतान नहीं किए जाने पर अंशों का हरण किया जाता है, जबकि अंशधारी अपनी स्वयं की इच्छा से कंपनी के अंशों को वापस करता है। प्रतिफल के आधार पर अंशों के हरण के प्रतिफल में कुछ नहीं दिया जाता, जबकि अंशों के समर्पण के बदले कभी-कभी कुछ प्रतिफल दिया जा सकता है। नियम के आधार पर अंशों के हरण से संबंधित नियम सारणी अ में दिए रहते हैं, जबकि अंशों के समर्पण से संबंधित नियम सारणी अ में नहीं दिए रहते। स्वेच्छा के आधार पर अंशों के हरण में अंशधारी स्वेच्छा से अंशों का त्याग नहीं करता, जबकि अंशों के समर्पण में अंशधारी स्वेच्छा से अंशों का त्याग करता है। अधिकार के आधार पर अंशों के हरण का अधिकार कंपनी का होता है, जबकि अंश के समर्पण का अधिकार अंशधारी का होता है। सूचना के आधार पर अंशों का हरण करते समय कंपनी को हरण के लिए लिखित सूचना जारी करनी पड़ती है, जबकि अंशों के समर्पण के समय कंपनी को कोई सूचना जारी नहीं करनी पड़ती है।